नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी लिए गए हैं। वीडियो इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देखें। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मैं अपनी बात एक एग्जाम्पल के द्वारा शुरू करता हूँ। ऋतु एक छोटे शहर की लड़की है, क्लास 12th में पढ़ रही है और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को क्लियर करना चाहती है। इसके लिए वह 10 से 12 घंटे तक कठिन परिश्रम करती है। और एक अमन है। अमन एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी छात्रवृत्ति से रुपए बचाकर अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है। यह केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि मानव व्यवहार में अभिप्रेरणा का क्या रोल है। प्रत्येक व्यवहार का कोई न कोई कारण होता है, प्रत्येक व्यवहार का कोई न कोई अभिप्रेरक होता है। जैसे इन दोनों के केस में अभिप्रेरक है ऋतु के केस में कि वह प्रवेश परीक्षा में क्लियर करना चाहती है, अच्छे नंबर लेके आना चाहती है। और अमन का जो अभिप्रेरक है वो है उसे अपनी माँ के लिए उपहार खरीदना है। इन अभिप्रेरकों के कारण ये लोग लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो ये तो अभिप्रेरणा का एक छोटा सा उदाहरण था। अब हम अभिप्रेरणा को ठीक से समझते हैं। अभिप्रेरणा का स्वरूप, अभिप्रेरणा का संप्रत्यय। संप्रत्यय का अर्थ होता है कॉन्सेप्ट। इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। तो मतलब जो मोटिवेशन है उसका कॉन्सेप्ट इस बात पर फोकस रहता है, डेडिकेटेड रहता है कि जो व्यवहार कोई मनुष्य कर रहा है वो कौन से अभिप्रेरक से किस तरह का व्यवहार, किस तरह के व्यवहार में उसके में गति निर्धारित होती है, किस तरह से वो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करता है और क्या उसकी गति रहती है। ये सब अभिप्रेरणा में फोकस पॉइंट रहता है। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द लैटिन शब्द मूवेयर से बना है, जिसका संदर्भ है क्रियाकलाप की गति से, कि कोई जो क्रियाकलाप हो रहा है उसकी गति कैसी है। हमारे दैनिक जीवन में भी अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर की जाती है। हम कॉलेज में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, उसका कोई ना कोई अभिप्रेरक होता है। या तो हम मित्र बनाना चाहते हैं इसलिए जाते हैं, या फिर एक अच्छे से डिग्री पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं इसलिए विद्यालय जाते हैं। अनेक कारण हो सकते हैं, इसके अनेक अभिप्रेरक हो सकते हैं। अब यहाँ पर अभिप्रेरणा की एक छोटी सी सामान्य सी परिभाषा दी हुई है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जा को उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए निर्देशित करने में मदद करती है। तो ये जो लर्नर है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, जो अभिप्रेरणा, और उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्य जो उसके आसपास जो पर्यावरण है उसमें उसने कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, कुछ उसके एम होंगे, उद्देश्य, और उसके उद्देश्यों को उनकी ओर निर्देशित करती है। जो आंतरिक ऊर्जा है उसको, जो अभिप्रेरणा है उसको, जो व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा है उसको वो एक लक्ष्य की ओर, एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है और उसको उस व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अब बात आती है कि ये अभिप्रेरक का नाम काफ़ी सुना था, ये अभिप्रेरक होता क्या है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, उनको हम अभिप्रेरक कहते हैं। यह व्यवहारों का पूर्व अनुमान करने में भी बहुत सहायता करते हैं। इसके द्वारा हम व्यवहार के पूर्व अनुमान भी लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति में तीव्र उपलब्धि अभिप्रेरक है और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसमें अचीवमेंट करने की क्षमता होती है, तो वह क्या होगा कि अगर वो विद्यालय में होगा या फिर व्यापार में होगा या संगीत में होगा या किसी भी परिस्थिति में होगा, वहाँ पर वो उत्तम, अच्छा, सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करेगा और उसे लगेगा कि वो उपलब्धि वो हासिल कर ले। तो इस टाइप से जो अभिप्रेरक है वो हमें कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसका किस परिस्थिति में वो कैसे व्यवहार करेगा, उसका हमें पूर्व अनुमान देती है। अब जो बात करते हैं कि अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है, जो मोटिवेशन साइकिल होता है वो क्या होता है। किसी आवश्यक वस्तु का अभाव या न्यूनता ही आवश्यकता है। मतलब कोई आपको इम्पोर्टेंट वस्तु है,
उसका आपको अभाव हो जाए या उसकी न्यूनता पड़ जाती है, तब नीड उत्पन्न होती है, तब आवश्यकता उत्पन्न होती है। और आवश्यकता के कारण जो तनाव या उद्वेलना उत्पन्न होती है, उसे अंतर्नोद को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव उत्पन्न होती है। और ड्राइव ये हमें एक तरह से चलाती है। ड्राइवर जैसे आपने सुना होगा चलाना, ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाता है, इस टाइप से ये अंतर्नोद, इसको ड्राइव कहते हैं इंग्लिश में। ये अपने अगर कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो ये हमें एक टाइप से धक्का देती है, ड्राइव करती है कुछ काम करने के लिए, उस लक्ष्य जो आवश्यकता है, नीड है, उसको पूरा करने के लिए। तो उसमें फिर उद्वेलना उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा आग जलती है और हम उस हिसाब से फिर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करने लगते हैं। और अगर हम लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं और लगातार वो करते रहते हैं तो हमें वो जो उपलब्धि है वो प्राप्त हो जाती है। जो आवश्यकता चाहिए थी, हमें जो चीज़ चाहिए थी, नीड थी, वो हमें उसकी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, उपलब्ध हमें हो जाती है वो चीज़। और जैसे ही उपलब्ध हो जाती है तो जो उद्वेलना, जो आग जल रही थी, वो कम हो जाती है। और इस टाइप से ये चक्र चलता रहता है। अगर कोई व्यक्ति को अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो वो कड़ी मेहनत करेगा, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, अगर जॉब उसको मिल गई है तो फिर और अच्छे पद पे जाना है। तो इस टाइप से ये चक्र आवश्यकता जिंदगी भर चलता रहता है मनुष्य के अंदर, कि कभी उसकी हमेशा किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता बनी रहती है और यही आवश्यकता उसे प्रेरित करती रहती है जो व्यवहार करने में। तो इस तरह से ये होता है अभिप्रेरणा चक्र। अब हम आगे चलते हैं। अब अभिप्रेरक के बारे में हम पहले ही पता कर चुके हैं कि अभिप्रेरणा जो उत्पन्न करते हैं जो कारक, उनको हम अभिप्रेरक कहते हैं। तो अभिप्रेरक दो तरह के होते हैं, एक होता है जैविक या आंतरिक अभिप्रेरक और दूसरा होता है मनोसामाजिक या बाह्य अभिप्रेरक। तो जैविक अभिप्रेरक क्या होता है? जैविक अभिप्रेरकों को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि उनका संचालन मुख्यतः शरीर क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर करता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? भूख, प्यास, काम, अभिप्रेरक आदि। अब हम बात कर लेते हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक क्या होते हैं। तो मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए होते हैं। जो प्राथमिक रूप से, प्राइमरी रूप से जो पर्यावरण के कारक है, पर्यावरण के जो फैक्टर हैं और व्यक्ति की जो अंतर्क्रिया हैं, उनके द्वारा जो अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं उनको हम कहते हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक। कौन कौन से होते हैं ये? उपलब्धि, अचीवमेंट, संबंधन, शक्ति, जिज्ञासा, अन्वेषण, आत्मसिद्धि आदि, ये सारे मनोसामाजिक या बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की। जो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं, विभिन्न जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभिप्रेरणा के कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी। ये थ्योरी दी है मैकडोगल ने, प्रतिपादित की है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। अब क्या होता है कि जो मनुष्य के अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उसमें कुछ संवेग छुपे रहते हैं और ये संवेग अभिप्रेरक का कार्य करते हैं और अभिप्रेरक है ना, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह से ये मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत काम करता है। जो मैकडोगल थे उन्होंने मनुष्य में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात की थी, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अभी भी मतभेद रहता है कि कितने तरह के अभिप्रेरक या मूल प्रवृत्तियां लोगों में होती हैं। और मूल प्रवृत्तियों में एक और चीज़ बात है कि मूल प्रवृत्तियां मनुष्य में समान होती हैं। तो जो मनुष्य में है वो व्यवहार भी समान होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी। इसको याद रखें कि ये मैकडोगल ने दी थी। अगला सिद्धांत है अंतर्नोद कमी सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। अब क्या है, जो अंतर्नोद ड्राइव है वो क्या होता है? जैसे मैंने एक बताया है कि जब किसी चीज़ की कमी होती है, मुख्य रूप से जैविक या शारीरिक आवश्यकता उत्पन्न होती है, तब मनुष्य तनाव में होता है, टेंशन में होता है, उद्वेलना उत्पन्न होती है। तो वो फिर जो उद्वेलना उसको उत्पन्न हो रही है उसको कम करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए वो काम करता है,
तनाव को कम करने के लिए मानव और पशु जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके ढूंढते हैं और उस तरह से वो व्यवहार करते हैं। तो ये होता है अंतर्नोद कमी सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो क्लार्क हल ने दी थी। अगला सिद्धांत है, सिगमंड फ्रॉइड ने 2 तरह की मूल प्रवृत्तियों की बात की है। पहली है जीवन प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट, और एरोस, इसको भी याद रखें, एरोस और थैनेटोस। और अगली है मृत्यु प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट, इसको हम बोलते हैं थैनेटोस। तो लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति खुश रहता है, दूसरे लोगों की मदद करता है, जीवन जीने की इच्छा होती है, तो ये कहलाती है जीवन प्रवृत्ति। और दूसरी है मृत्यु प्रवृत्ति, जब व्यक्ति कोई लड़ाई झगड़ा करता है, स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो ये सारी हैं डेथ इंस्टिंक्ट, या इसको कहते हैं थैनेटोस। इन नाम याद रखें इंग्लिश में, एरोस और थैनेटोस। और ये दिए थे सिगमंड फ्रॉइड ने। कभी कभार सीधा ये पूछ लिया जाता है कि थैनेटोस और एरोस थैनेटोस किसने दिया था, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। अगला है प्रोत्साहन सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरीज, इसको दिया था बॉल्स तथा कॉफ ने। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर जो अपना कार्य करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोत्साहन सिद्धांत। ये प्रोत्साहन 2 तरह का होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो अब हम चलते हैं अगले सिद्धांत पर। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। मैस्लो का जो पदानुक्रम उन्होंने दिया था वो काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में। इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि सिद्धांत भी कहते हैं। अब्राहम मैस्लो ने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है। मैस्लो का जो मॉडल है वो एक पिरामिड आकार का है। देखिए ऐसे ये पिरामिड दिख रहा है के रूप में ये दिया गया है, जिसमें पदानुक्रम के तल में मूल शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। जब इनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तब मनुष्य ऊपर जाता है, ऊपर की ओर जाता है, और तब क्या होता है कि जो सुरक्षा की उसमें आवश्यकता उसमें आने लगती है, तभी व्यक्ति के खतरे की सुरक्षा उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से सुरक्षा है। अब क्या है कि अगर खाना उसे मिल गया तो अब वो चाहता है कि उसे कहीं रहने के लिए जगह मिल जाए, या फिर लगातार उसे खाना मिलता रहे, तो अब उसमें सुरक्षा की भावना आती है और लोग इसमें जॉब ढूंढने लगते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए तो वो रहने लग जाए, ये सब चीज़ें। फिर जब ये चीज़ पा लेता है, सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब उसमें आत्मीयता की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अब वो चाहता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो उससे प्रेम करें तथा उनका प्रेम प्राप्त करना वो चाहता है। जब व्यक्ति ये जो आत्मीयता की आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर जो उसकी ड्राइव थी, अंतर्नोद है, वो थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। यदि हम इस आवश्यकता को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, तब हम स्वयं आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। अब लोग चाहते हैं कि इस लेवल पर सब उन्हें सम्मान दें, 4 लोग उनसे अच्छे से बात करें, उन्हें आदर करें, उन्हें सलामी दें। पदानुक्रम में इससे ऊपर आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता में क्या होता है, जो सबसे टॉप लेवल होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जो एक व्यक्ति की अपनी अधिकतम संभव क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। इसमें व्यक्ति सोचता है, देखना चाहता है कि उसमें कितनी क्षमता है, कितनी अधिकतम क्षमता है, कहाँ तक वो पहुँच सकता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति आत्म जागरूक, सृजनात्मक, नवीनता एवं चुनौतियों के प्रति मुक्त होता है। वह हर तरीके से काम करना जानता है। तो इस तरह से ये 5 लेवल होते हैं। पदानुक्रम में निम्न स्तर की आवश्यकताएं, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताएं जब तक संतुष्ट नहीं होती तब तक प्रभावी रहती हैं। एक बार जब भी पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती हैं, तब उच्च स्तर की आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस तरीके से ये मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत को। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मॉर्गन ने।
इसके अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अपितु उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण ये उत्पन्न होती है। तो ये सिद्धांत हो गए यहाँ पर पूरे। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसमें जो उनका लॉ ऑफ इफेक्ट है वो भी मोटिवेशन से जोड़ा जा सकता है, और स्किनर का सिद्धांत भी जोड़ा जा सकता है। तो ये जो है ना मुख्य सिद्धांत मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैस्लो निर्देशित अभिप्रेरणा प्रकार है। ऑप्शन देख लेते हैं, कृत्रिम व स्वाभाविक, दूसरा ऑप्शन जैव और अजैविक, तीसरा ऑप्शन अर्जित व जन्मजात, और चौथा ऑप्शन है दंड व पुरस्कार। तो जो मैस्लो ने जो अभिप्रेरणा दी थी उसमें मुख्य रूप से बी ऑप्शन ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, जैव ए और अजैविक। जैव में कौन आता है, जो शरीर क्रियात्मक जो है ना आवश्यकता थी, जो सबसे नीचे लेवल था वो आता था। बाकी अजैव में सुरक्षा की भावना, आत्मसिद्धि, ये सारी जो लेवल हैं वो आते थे, इसलिए ये इसको जैव और अजैव सिद्धांत कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्नोद अभिप्रेरणा का स्रोत है। तो अंतर्नोद क्या होता है? अंतर्नोद होता है जब किसी की आवश्यकता हो, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तब हमें तनाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो जो तनाव उत्पन्न होता है वो आंतरिक होता है, तो इसलिए ये जो प्रेरणा है वो आंतरिक प्रेरणा कही जाएगी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था। तो आपको पता ही चल गया होगा, मैंने डिस्कस किया है कि जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया था वो दिया था मैकडोगल ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भूख चालक है तो भोजन। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, भूख चालक है तो भोजन क्वेश्चन मार्क। तो जो भूख है उसकी ज़रूरत है तो इसलिए वो चालक बन गया, ड्राइव उसने बना ली। तो भोजन क्या होगा, भोजन की आवश्यकता होगी, तो भोजन है ना वो उद्दीपक का काम करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फोर्थ का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, स्वयं को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार का पुनर्बलन उपयुक्त है। तो स्वयं को अगर हमें रीइंफोर्समेंट देना है, पुनर्बलित करना है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रहेगा वो रहेगा आंतरिक पुनर्बलन, क्योंकि आंतरिक पुनर्बलन से हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे किसी काम को करने में। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 3C जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसकी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। उसके साथ यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आप सबको अगर किसी भी क्वेश्चन या फिर थ्योरी में कहीं दिक्कत आई हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।